इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी सुनन बारे हमारे सबरे किसान भैया बहनों और सभी श्रोताओं के सौरभ पटेल और शिवकली यादव की राम राम और स्वागत है सब जनी को कार्यक्रम किसान वाणी की आज की चौपाल में। तो सौरभ भैया आपके भी मेरी राम राम। अरे राम राम शिवकली जिज्जी राम राम। अरे सौरभ भैया देखो आपसे गल्ले दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना। हाँ जिज्जी मुद के दिन हो गए। हाँ मुद के दिन हो गए। तो सुनाओ भैया का हाल चाल चल रहा हो अपनी खेती बाड़ी में। अरे जिज्जी खेती बाड़ी के हाल चाल तो अबे बढ़िया ही चल रहा हो। हाँ हाँ अबे हमारे सबरे किसान भैया बहन जो है उनके खेत लगभग खाली हो गए पूरे। हाँ खाली हो गए भैया पूरी तरह तो से। ऐसे में खेत की साफ सफाई और गहरी जुताई करने में सबरे किसान भैया बहन लगे हैं। हाँ कुल मिला के अगर अपन कहें तो अगली फसल बोने की तैयारी अब से शुरू कर दे सब। बिल्कुल भैया जो सब तो ठीक है मगर भैया कई बार का होता है कि साफ सफाई के चक्कर में अपने किसान भैया बहन का करत है कि खेत में जो कचरा काड़ी डंठल नरवाई वगैरह निकलत है ना वो में भी आग लगा दिए थे। तो ऐसे होत का है भैया कि बड़ी बड़ी आगजनी की घटना हो जात है। साथ ही में भैया अपनो जो वायु प्रदूषण भी जो हो जात है ना। वायु प्रदूषण भी हो जात है मगर अपने किसान भैया बहन इतने समझदार हैं अपन समझात हैं तो वे नरवाई तो नहीं जला रहे यार। पर धोखा दगा से लग गई आगी तो फिर जंगल में भी लग जाते है घर में भी लगन को खतरा है। बिल्कुल है भैया। और वायु प्रदूषण तो होता ही है और दूसरे अपने जो खेत की माटी है वो की उर्वरा शक्ति भी घट जाती है। बिल्कुल घट जाता है भैया। और माटी के पोषक तत्व और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहे थे ना वे भी नष्ट हो जाते हैं। और हमारी फसल के नाने जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अच्छे होते हैं। तो भैया बहनों आपके कृषि अवशिष्ट पदार्थों के जलाने नहीं है। बिल्कुल नहीं जलाने। मोटो कचरा अगर है तो इकट्ठो करके खेत से बाहर कर सकते हैं और बाकी वहीं छोड़ देने हैं। तो भैया वैसे भी आजकल तो देखो कृषि अपशिष्ट पदार्थ से वैज्ञानिक विधि के द्वारा कई तरह के खाद को निर्माण करो जा रहा है ना। और हमारी आज की चर्चा को विषय भी कुछ इस तरह से ही है भैया। बायोचार है ना टिकाऊ कृषि हेतु एक मृदा संशोधन है ना। बायोचार। हाँ भैया। तो जो कहवा है जो चर्चा में बता हुआ। बिल्कुल चर्चा में बता भैया। चलो ठीक है। और आज की बात भी तो करने हैं। बिल्कुल करने हैं भैया। विषय है आवरण फसलें और हरी खाद स्थायी कृषि की नई दिशा। बिल्कुल। और जिज्जी आज मेहमान भी आने वाले हैं। बिल्कुल आने वाले हैं भैया। तो कौन मेहमान आ रहे हैं भैया? आज के हमारे मेहमान हैं ग्राम सारना विकास खंड छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के अनुभवी किसान श्री ओमकार उसरेटे जी से उनकी खेतीबाड़ी के अनुभव पर बातचीत कर रहे हैं ना। और इनसे बातचीत करे हैं आपने। अच्छा अबे बिहाव बारात को टाइम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है भैया। तो कछु गीत गारी मनोरंजन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल करा है ना। और तो महत्वपूर्ण संदेश भी है अपने पास। हाँ तो बेबी सुने तो बेबी सुन है। हाँ मगर तो पहले जो शुरुआत कर रहे हैं जो ये सुन लिये का बन्नी गीत है ना बिंदु गुप्ता और सहेली की आवाज में। चलो सुनाते हैं।
जिज्जी बड़ी अच्छी बन्नी सुनवा दे तुमने तो। हाँ भैया, और है ना। अब क्या करने हैं? तो भैया चलो ये के बाद अपन आज की बात कर लेते हैं, है हाँ, ना। आज की बात बता हाँ, और दो। एक वो विषय है भैया, आवरण फसलें और हरी खाद, स्थायी कृषि की नई दिशा। हाँ। सौरभ भैया, आजकल की बदलती जलवायु, घटती उपजाऊ भूमि और बढ़ते रासायनिक उपयोग के चलते कृषि जगत जो है एक बड़ो संकट से जूझ रहा है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहे शिवकली जी। ऐसे टाइम में स्थायी कृषि की जरूरत पहले से ज्यादा हो गई। बिल्कुल हो गई है। हो गई ना। इस दिशा में 2 महत्वपूर्ण उपाय है, पता है? कौन कौन से? यही तो है आज को विषय जो है, आवरण फसलें और हरी खाद। हाँ भैया, ये दोनों का करत है भूमि की उर्वरता के भर नहीं बढ़ावे। ये पर्यावरण संरक्षण भी करत है, जल संरक्षण भी करत है, कीट प्रबंधन और किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी भूमिका निभात है। बिल्कुल। तो सौरभ भैया, हम हमारे किसान भैया बहन के बता दिए थे भैया कि आवरण फसलें कब होत है और कौन से प्रकार की होत है ना। बिल्कुल तो बता भैया, दिए थे। आवरण फसलें बे होत है जो मुख्य फसल के अलावा उगाई जात है, ताकि माटी की नमी और उर्वरता के बनाए रखो जा सके। एमे भैया मुख्य रूप से मूंग आत है, उड़द, चना और भी फसल आत है, और ये सब शामिल रहे थे। तो भैया ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के, माटी के क्षरण के रोकने और खरपतवार नियंत्रण में मदद करत है। बिल्कुल। तो चलिए किसान भैया बहनों, अब हम इनके प्रकारों के बारे में जान लेते। बिल्कुल जान लेते भैया। तो सबसे पहले बात कर रहे थे दलहनी आवरण फसल जो है, हाँ, वे कौन सी है? हाँ भैया। तो इनमें आत है मूंग, उड़द, सोयाबीन जैसी फसल जो है, वे इनमें आत है। हाँ। और जे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते। बिल्कुल होते भैया। और अब बात कर रहे थे अपन अनाज वाली फसल कौन सी है? हाँ भैया, तुम बता दो। बिल्कुल बता देती हूँ भैया। तो ए में आत है भैया जौ और बाजरा, है ना, जो कि माटी के कटाव के रोकने में मदद करत है। और ऐसे ही भैया बात कर लेते हैं तिलहनी आवरण फसलों की, जे में भैया सरसों और अलसी आत है, जो जैव विविधता के बढ़ाने में मदद करत है। और जी आवरण फसलें एक प्रकार की माटी की सुरक्षा कवच है। बिल्कुल है भैया, है ना। सुरक्षा कवच को काम करत है, जिन्हें हम मुख्य फसल के बीच में, मतलब बोनी के बीच में बो देते। और इनको मुख्य उद्देश्य भोजन उत्पादन करनो नहीं है, बल्कि माटी के ढाक के रखने हैं और उसकी रक्षा करने हैं। तो भाई ना जे सुरक्षा कवच, बिल्कुल भाई भैया, माटी की सुरक्षा कवच। तो भैया इनके और बड़े अच्छे फायदा भी है ना, जैसे कि माटी के क्षरण के तो रोकते ही है, और जब तेज बारिश तूफान वगैरह आते हैं ना, तो उनके बीच में आवरण फसलें माटी के कटाव के रोकत हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसे कि मटर, मूंगफली, बरसीम जैसी दलहनी फसलें नाइट्रोजन के वायुमंडल से लेके स्थिर कर दिए थे भैया। बिल्कुल कर दिए तो हैं। और इसके साथ ही जिज्जी आवरण फसलें जो है खरपतवार के उगन नहीं दे। बिल्कुल भैया, जिससे रासायनिक दवा को जो अपन उपयोग करते हैं वो कम हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। साथ ही जड़ों की गहराई से माटी के भुरभुरी बनाते, तो जल धारण क्षमता जो होती है वह भी बढ़त है। और कछु आवरण फसलें प्राकृतिक रूप से कीट प्रतिरोधक होते हैं, यानी फसल में कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगे। बिल्कुल भैया। और अब बात कर लेते हैं अपन हरी खाद की, है ना। तो भैया हरी खाद के लाने उगाई जाने वाली फसल माटी में आवश्यक पोषक तत्व जोड़न को काम करत है। इनमें भैया मुख्य रूप से पहले या बाद में ये फसल के उगात हैं अपन, है ना। और माटी में मिला के जैविक खाद तैयार कर लेते हैं भैया। जा प्रक्रिया न केवल रसायनों के उपयोग के घटात है, बल्कि माटी की संरचना के भी सुधारत है ना। और हरी खाद ऐसी कई फसलें उगाई जात है ना। ऐसी फसलें अपन उगात है कई प्रकार की, जिन्हें बाद में अपन जुताई करके माटी में मिला देते है ना, जो जैविक खाद को एक मुख्य स्रोत बन जाता है। बिल्कुल बन जाता जो रासायनिक उर्वरक और प्राकृतिक विकल्प बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। एक के अलावा प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसलें अगर हरी खाद के बारे में अपन बात करें तो सन, ढैंचा, है ना, खेसारी, मूंग, उड़द और बरसीम जैसी फसल आवरण फसल आते हैं। और हरी खाद और आवरण फसल जो है वो कृषि के आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने में बहुत जरूरी
भूमिका निभा रही है। बिल्कुल निभाते भैया। और बात करें इससे होने वाले फायदा की, तो इनमें रासायनिक उर्वरकों की लागत जो है उनमें कमी आत है। साथ ही भूमि की दीर्घकालिक उपज भी बढ़त है, कम सिंचाई की जरूरत होत है और बाजार निर्भरता घटत है। साथ ही में भैया पर्यावरण के लाने भी लाभकारी है ना। जल स्रोतों को संरक्षण हो जात है, कीटनाशकों और उर्वरकों के कारण होने वालों प्रदूषण में भी कमी आ जात है। तो किसान भैया बहनों, आवरण फसलें और हरी खाद टिकाऊ खेती के नाने एक स्थायी समाधान प्रस्तुत कर रहा है। बिल्कुल। इनको उपयोग करके आप अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षण भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और यह पद्धति कृषि के आत्मनिर्भर और सतत विकास की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिल्कुल। एक के साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा हो किसानों की, और कृषि पर होने वाले खर्चा भी जो है वो कम हो रहा है। बिल्कुल कम हो रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, आप भी ये पद्धतियों को अपनाओ और खेती की उर्वरा शक्ति है बढ़ाओ, तो फसल की पैदावार भी बढ़े, है ना। तो भैया यहीं पर विराम देते हैं अपन आज की बात है, जो विषय है तो आवरण फसलें और हरी खाद, स्थायी कृषि की नई दिशा। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है,
हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। सौरभ भैया, अपन ने संदेश भी सुन ले, तो अब बारी है मेहमान क्रम की, तो सुन लेते हैं। चलो मेहमान क्रम। चलिए किसान भाई बहनों, आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ है ग्राम सारना, विकास खंड छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के अनुभवी किसान श्री ओमकार उसरेठे जी, और आज इनसे हम इनकी खेती बाड़ी के अनुभवों पर बातचीत करेंगे। तो ओमकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपको राम राम। सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से भी राम राम। तो ओमकार जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके पास में कृषि योग्य भूमि कितनी है? जी 6 एकड़ जमीन है सर मेरे पास जी। और अगर हम फसलों की बात करें तो आप कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? जी रबी में तो अपन जी गेहूं चना वगैरह बोते हैं जी, और खरीफ की फसल में मक्का है, सोयाबीन है जी। मैंने सब्जी भाजी में आलू वगैरह भी लगाया था जी। तो जो हाथ से लगाते हैं उससे ज्यादा उपज अपन जो मशीन से बोते हैं उसमें पैदावार अधिक होती है जी। समय पे खाद बीज पानी मिले तो अच्छी उपज हो जाती है। अच्छा ओमकार जी, आप जैसे अच्छे उत्पादन की बात कर रहे हैं जी, तो अभी जैसे खरीफ का समय आएगा जी, आप हमें ये बताइए कि खरीफ की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं और जमीन की तैयारी कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जमीन की तैयारी सही होना चाहिए जी। इसके बाद समय पे खाद वगैरह भी मिलना चाहिए जी। और समय पे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो वर्षा पे निश्चित रहती है जी। अगर समय पे अगर वर्षा नहीं हो रही कभी तो फिर सिंचाई का साधन होना चाहिए तो उत्पादन पर्याप्त मिलता है जी। अच्छा, इसी प्रकार हम रबी की फसल की बात करें तो इनमें आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? रबी की फसल में सर मेन पानी का काम रहता है जी। जैसे अपन बोनी में लेट हो गए तो और लंबी अवधि की फसल बोते हैं तो उसमें फिर पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। आखिर तक पानी मिलना चाहिए तो उपज भरपूर मिलेगी जी, और नहीं तो फिर थोड़ी सी मार खाने की उम्मीद बनती है, बारीक पड़ जाता है गेहूं जी। मतलब पानी की उपलब्धता की आप बात कर रहे हैं कि और पानी भरपूर प्रकृति का भी साथ देना चाहिए, कोई तुषार वगैरह जी इस टाइप से कुछ ना हो तो उपज अच्छी मिल जाती है। अच्छा, आपने पानी की उपलब्धता के बारे में हमें बताया, किसान भाइयों को बताया। हमें ये बताइए कि आपके पास सिंचाई के लिए क्या साधन है? मेरे पास कुआं का साधन है सर। सिंचाई आप किन साधनों से, किस माध्यम से? नोजल के जरिए करता हूँ जी। नोजल से उससे सुविधा भी है, पानी भी कम लगता है जी। जी मैं अकेला आदमी हूँ, मिनी नोजल के लिए अप्लाई किया था जी, लेकिन वो इकट्ठे टारगेट में होता है काम जी। तो जब लाट खुलेगा वहां से तब मिनी स्प्रिंकलर भी लगाऊंगा मैं जी। उसमें क्या है सुविधा अच्छी हो जाती है, एक बार डाल दो अपने तो आखिरी में फिर निकाल लो जी, तो ज्यादा परेशानी होना पड़ता है किसानों को। मतलब जैसे आप अभी नोजल सिस्टम जो चलाते हैं उसमें बार बार बदलना पड़ता है। बदलना पड़ता है, पाइपों की कमी रहती है, नोजल की कमी रहती है। अब खेत में कहाँ अपन इतना पाइप नोजल लगा सकते हैं तो उन्हीं को उठा के वहाँ पे सेट करना पड़ता है जी। मिनी नोजल में ऐसा है कि एक बार सेट कर दो, आखिरी में फिर निकाल लो, बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी टाइम पे चालू कर दो जी। तो इससे काफी सुविधा होती सर। चलिए ओमकार जी, अभी वर्तमान में आपके खेत में क्या कामकाज चल रहा है, क्या आप करवा रहे हैं अभी, उसके बारे में बताइए जी। अभी तो जमीन की तैयारी करना पड़ेगा जी। अभी गहरी जुताई करवाना पड़ेगा जी, उसमें जो पराली लगी है उसको दबाना पड़ेगा जिससे खाद भी भविष्य में बनता है जी। और उससे क्या है थोड़े कीड़े मकोड़े जी सब नष्ट हो जाते हैं और जो खरपतवार होती है वो भी कम उगती है जी। इसलिए जमीन अच्छी बन जाएगी कभी तो फसल भी अच्छी होगी। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे नरवाई का प्रबंधन करने के लिए सरकार बोल रही है जी कि नरवाई को जलाना नहीं है और उसको वही खाद बना देना, इसके बारे में क्या विचार है? वो तो बहुत अच्छा उत्तम विचार है सर जी।
लेकिन क्या है, नरवाई जल जाती है। किसान लोग जो सोचते हैं कि नरवाई जलने से खेत साफ हो जाता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है जी जमीन के लिए, हानिकारक है। जी अगर वो जो अपशिष्ट पदार्थ कहना चाहिए जी तो वो जमीन में अगर मिक्स होगा कभी तो उससे खाद बनेगा, जी तो उससे आने वाली फसल जो है वो अच्छी होगी। बिल्कुल, यानी पराली जो है, नहीं जो जलाना नरवाई चाहिए। है, जी। वो खाद का काम करेगी एक प्रकार जी। से। ओमकार जी, ये बताइए कि आपके पास में पशुधन है? जी, मेरे पास भैंस है, गाय है। जी तो खेत का जो चारा वगैरह निकलता है जी सब उनकी व्यवस्था हो जाती है, और उससे जो खाद निकलता है जी वो अपन जमीन में डाल देने, उससे उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है जमीन की। बिल्कुल। उससे हमको बहुत फायदा होता है, जैसे गोबर गैस में भी लगता है और खेती में भी लगता है। तो जानवर रहना चाहिए जी किसानों के लिए, तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, गोबर गैस प्लांट भी आपके यहाँ पर? जी, बनवाने वाला हूँ मैं गोबर गैस। अच्छा, मतलब ईंधन की भी आपकी हाँ। इससे आपूर्ति क्योंकि हो समय जाएगी। के हिसाब से वो अपने लिए बहुत कम रेट में पड़ेगी। जी सिर्फ मेहनत ही करना पड़ेगा उसके लिए। जी, समय जी। के हिसाब से गोबर गैस बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। ओमकार जी, आपने बताया कि आपके पास में पशुधन भी है, तो इस समय गर्मियां जब बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, तापमान दिन का बहुत बढ़ गया है, जी। तो ऐसे में आप अपने जो पालतू पशु हैं उनका ध्यान किस प्रकार से रखते हैं? जी, जैसा अपन अपना ध्यान रखते हैं सर, ऐसे जानवरों को भी रखना पड़ता है। बिल्कुल। उनको अधिक टेम्परेचर में बाहर ना रखा जाए, धूप में ना रहने दें, जी और उनके चारा पानी की व्यवस्था समय समय पे करें। पानी 2 टाइम की जगह में 3-4 टाइम पानी पिलाएं। जी उनको छाए में रखें, जी और हरे चारा वगैरह अगर व्यवस्था है तो खेत में अपने हरे चारे की व्यवस्था रहना चाहिए। दुधारू जानवर है तो उससे, जैसे जानवरों को अपन सुबह शाम पानी नहलाएं तो और भी अच्छा है, जी उससे दूध पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। जी। अच्छा दूध उत्पादन हो, जी। इसके लिए कैसी खुराक देते हैं पशुओं को? उनकी खिलाई वगैरह जो पानी वगैरह बनाकर देते हैं, सुबह शाम खली देना पड़ता है। जी उसके साथ में चरी वगैरह जो भी है उसको मिक्स करके उनको खिलाना पड़ता है। टाइम टेबल से पानी पिलाना पड़ता है। जी सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तो उससे थोड़ा सा अच्छा रहता है, जानवर का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जी। और दूध भी उत्पादन अच्छा दूध होता है। उत्पादन भी अच्छा होता है सर। अच्छा, हमारे यहाँ पर जैसे देखते हैं हम कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जी। जिनके यहाँ पशु नहीं होते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? मेरा तो उद्देश्य है सर, अगर उनके पास में व्यवस्थाएं हैं तो जानवरों को रखना चाहिए, जी क्योंकि जानवर रहने से उससे जमीन में खाद भी मिलता है जी और स्वयं को दूध भी मिलता है। मेहनत करोगे तो अपन हाथ से जो खुद स्वयं दूध निकालेंगे खाएंगे तो उसका एक अलग सिस्टम रहता है। बिल्कुल। ओमकार जी, चलते चलते आप हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि नरवाई वगैरह ना जलाए जी और जमीन की गहरी जुताई करे, इससे उपज अच्छी होगी। जी जहाँ तक हो सके तो 3 साल में एक बार मल्टीप्लाउ चलाना चाहिए, इससे सरकार से भी अनुदान मिलता है। जी तो सभी किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि जमीन अगर अपन किसानी कर रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान दें। ओमकार जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया और सभी किसान भाइयों बहनों को अपने खेती किसानी के अनुभव बताए। इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। किसान भाइयों बहनों, अभी आप सुनत रहे ग्राम सारना जिला छिंदवाड़ा के अनुभवी किसान ओमकार उसरेड्डी जी से उनकी खेतीबाड़ी के अनुभव पर बातचीत, और इनसे बातचीत कर रहे थे सौरभ पटेल। और जिज्जी, अब बारी है चर्चा करने की, है ना? हाँ। तो चर्चा को विषय जैसे अपन ने तुमने पहले ही बताया हाँ। थे, बायोचार टिकाऊ कृषि हेतु एक मृदा संशोधन। बिल्कुल। तो किसान भैया बहनों, बायोचार जिसे अपन जैविक चारकोल भी कहते हैं, बिल्कुल, एक कार्बन समृद्ध पदार्थ है जो कि पौधों के अवशेष, लकड़ी, फसल अवशेष और दूसरे जैविक सामग्री है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा अपन तैयार करा। बिल्कुल भैया, एमे हानिकारक गैस के उत्सर्जन कम कर देते हैं और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा प्राप्त करत है ना भैया। बायोचार में उच्च स्तर को कार्बन होता है जो कि माटी में लंबे समय तक स्थिर बनाए रखता है। और भैया अब बात करते हैं कि बायोचार की उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में कि हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है ना। तो भैया बहनों, बायोचार को उत्पादन के नाने कई तरह की सामग्री लगा थे, बिल्कुल इकट्ठो करने पड़ा थे, जिसमें सबसे पहले पौधों के अवशेष, लकड़ी के टुकड़े और अपने खेत में फसल अवशेष निकल रहे थे, बिल्कुल निकला, वे ही अपने काम आ जाते, बिल्कुल काम से अपन एको मतलब जो कच्चो
माल है वो तैयार कर सका भैया। और जे सामग्री की जो है ना नमी की मात्रा 10 से 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, ताकि भैया पायरोलिसिस सुचारू रूप से हो सके। भैया पायरोलिसिस वो प्रक्रिया है जैमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होत है ना। एक के बाद जे जैविक सामग्री के अपन पहले छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और नमी को जो स्तर है वो उचित रखने पड़ा था और फिर सुखा लेते हैं और पायरोलिसिस प्रक्रिया में ऊर्जा की बचत हो जाता है और बायोचार जो है हमके प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, बायोचार तो प्राप्त हो ही जाते हैं, एक कुछ सह उत्पाद भी अपन के मिला है। बिल्कुल मिला, जैसे कि बायोचार जो है वो तो ठोस अवस्था में अपन के प्राप्त हो, बिल्कुल, पर बायो ऑयल जो है वो कालो और भूरो रंग को हो, बिल्कुल, तो वो भी अपन के मिला थे। हाँ, और ऐसे ही भैया सिंथेटिक गैस भी अपन के प्राप्त हो जाते हैं जो कि ऊर्जा उत्पादन में काफी सहायक होता है ना। और भैया पायरोलिसिस के बाद उत्पन्न बायोचार के नियंत्रित करके ठंडो कर लिए थे, ठंडो कर सकते है ना। और बायोचार को माटी में मिला के एक ही उर्वरता बढ़ाई जाती, बिल्कुल बढ़ाई, यह जल धारण क्षमता के भी बढ़ाते हैं, बिल्कुल, और कार्बन के पृथक्करण में सहायता करत है, मृदा स्वास्थ्य के सुधारने में भी जो मदद करत है। एक के अलावा इसे पशु आहार में भी अपन मिला सकते हैं और जल शोधन और औद्योगिक कार्बन सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हाँ भैया, और एक ही कछु अच्छे फायदा भी है भैया, जैसे कि माटी की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है ना। जैसे बताए कि जल धारण क्षमता बढ़ जाता है, पोषक तत्व स्थिर रहते हैं और माटी जैविक स्वास्थ्य को जो है बेहतर बनाते हैं। खास तौर पर भैया रेतीली और उपजाऊ माटी के लाने जो काफी फायदेमंद होते हैं। बायोचार पौधों की जड़ों के बेहतर पोषण दिए थे जी, और उन्हें रोगों से लड़ने की क्षमता भी उनकी बिल्कुल बढ़ाते हैं। एक उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होते है। एक अलावा कार्बन को जो मिट्टी में स्थिर करण है ना, और संग्रहण है वो भी जो करा थे, जैसे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम होती है, बिल्कुल कम, और जलवायु परिवर्तन को जो कम करने में सहायक होते हैं। भैया एक के अलावा बायोचार मतलब माटी के लंबे समय तक बनाए रखा था, है ना, पानी की मात्रा की, जिससे सिंचाई की जरूरत कम होती है और जल संकट वाले क्षेत्रों के लाने जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। बायोचार उत्पादन में जैविक कचरे को उपयोग कर लेते हैं, जैसे कचरे को फिर से उपयोग हो जाता है और पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। स्वच्छ बनो रहते हैं। अपन ने बात करे ना कि जो अपने जो खेत को अवशिष्ट है वो में काम आ जाता है, बिल्कुल काम आ जाता है। भैया एक बहुत सारे काम है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जलवायु परिवर्तन के कम करते हैं, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो, बिल्कुल है ना, और किसान की आय भी ऐसे बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। तो भाइयों आप भी बायोचार को निर्माण करो और खेती की उत्पादन क्षमता के बढ़ाओ और लाभ कमाओ। तो अब यहीं पर खत्म होते हैं हमारी आज की चर्चा, जिसको विषय है तो बायोचार टिकाऊ कृषि हेतु एक मृदा संशोधन। हाँ, तो अब क्या करवा रहे हैं बताओ? मनोरंजन करवा दिए थे फिर से किसान भैया बहनों को। हाँ भैया, तो चलो सुना थे चंद्रकला सोनी की आवाज में जो लोकगीत, चलो सुन लेते। तो शिवकली जिज्जी, अब जो लोकगीत तो अपन ने सुन ले, बिल्कुल सुन ले भैया, और जो ही लोकगीत के साथ अब टाइम हो गया है का अपन सबरे किसान भैया बहनन से विदा ले ले। बिल्कुल। तो भैया सब जनिक है सौरभ भैया की और शिवकली जिज्जी की राम राम, जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।